बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान जोग्राफियाई तौर पर एक ऐसी दहलीज पर खड़ा है जहां चारों समत जंगों की हवाएं गर्दिश करती हैं और दुश्मनों की सफ़ें उफ़क़ पर सायों की तरह फैली दिखाई देती हैं। मशरिक़ वस्ता में ईरान और इसराइल की आग सुलग रही है, सरहदों के उस पार बारूद की बू फैली हुई है और इसी दौरान वतन के अंदर सियासत की कश्ती भंवर में है। एक तरफ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान अडयाला जेल की दीवारों के बीच अपनी बीनाई के मसले से नबरदाज़मा हैं, दूसरी तरफ इक़्तिदार के ऐवानों में इजलासों की सदाएं गूंज रही हैं। कौम एक दोहरी आजमाइश के दहाने पर खड़ी है। बैरूनी तूफ़ान और अंदरूनी इज़्तिराब साथ साथ चल रहे हैं। अडयाला जेल की फसीलों के अंदर इमरान खान की आंख का मुआयना करने वाली तिब्बी टीमों की आमदोरफ्त गोया इस कहानी का एक हसास बाब है। 2 बार पिम्स अस्पताल मुंतकली की बाज़गश सुनाई दी, मगर अहले खाना तक इत्तला न पहुंचने की शिकायत भी साथ चली। सियासत के इस मंजरनामे में आंख महज एक उज़्व नहीं रहती, ये बसीरत की अलामत बन जाती है। जब एक मकबूल सियासी रहनुमा की बिनाई ज़ेर बहस हो तो सवाल सिर्फ तिब्बी नहीं रहता, वो एतमाद, शफ़ाफियत और इंसानी हमदर्दी का इस्तारा बन जाता है। कौम देख रही है कि रियासत अपने असीर साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ कैसा सलूक रवा रखती है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर सियासी क़यादत को एतमाद में लेने के लिए इजलास बुलाया। यह कदम बज़ाहिर मुशावरत और हम आहंगी की तरफ बढ़ता हुआ हाथ है, मगर तहरीक इंसाफ ने इस हाथ को थामने से पहले एक शर्त रख दी है। उनका कहना है कि जब तक इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती, हुकूमती इजलास में शिरकत मुमकिन नहीं। गोया सियासत के इस चाल के जवाब में दूसरी चाल रखी गई और मोहरे अपनी जगह मुंजमद खड़े हैं। ये सवाल अपनी पूरी शिद्दत के साथ उभरता है कि मुलाकात की इजाज़त आखिर क्यों नहीं। पहले कहा गया कि 8 फरवरी के बाद मुलाकात होगी, मगर तारीख गुजरी और वादा हवा में तहलील हो गया। अगर हुकूमत कौमी यकजहती की फ़ज़ा कायम करना चाहती है तो उसे दिल बड़ा करना होगा। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, मगर कैदी के बुनियादी हुकूक अपनी जगह। मुलाकात की इजाज़त किसी रियायत से ज़्यादा एक इंसानी तकाज़ा है और शायद इसी दरवाजे से एतमाद की कोई किरण अंदर आ सके। ईरान इसराइल जंग के शोले जब खित्ते को अपनी लपेट में लेते हैं तो उसकी तपिश पाकिस्तान की मईशत तक भी पहुंचती है। तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो महंगाई का बोझ अवाम के कंधों पर आन पड़ता है। स्टॉक मार्केट्स की मंदी गोया सरमायाकारों के दिल की धड़कन सुस्त कर देती है। खलीजी ममालिक के साथ तिजारत की बंदिश, परवाज़ों की मनसूखी और सिफारती अमले की वापसी जैसे वाक़यात इस इज़्तिराब को और गहरा करते हैं। ऐसे में सियासी अदम इस्तेहकाम मईशत के ज़ख्मों पर नमक का काम करता है। दाखिली सतह पर जब हुकूमत और सबसे बड़ी अपोजिशन जमात एक मेज़ पर बैठने से कासिर हो तो पैगाम बाहर की दुनिया तक भी जाता है। आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान को एक मजबूत और मुत्तहिद आवाज़ की ज़रूरत है, मगर अगर ऐवानों में इख्तलाफात की बाज़गश ज़्यादा और इत्तफाक की सदा मध्यम हो तो सिफारती महाज भी कमज़ोर पड़ सकता है। सियासत अगर मुकालमे का दरवाज़ा बंद कर दे तो अफवाहें और बदएतमादी इस खला को पुर कर देती हैं। उम्मीद का चिराग मगर अभी बुझा नहीं। इस कौम ने तूफ़ानों में भी रास्ते निकाले हैं। शर्त यह है कि क़यादत अना के खौल से बाहर निकले और वसीतर मफाद को सामने रखे। बैरूनी ख़तरात का मुकाबला सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब अंदरूनी सफ़ें सीधी हों। अगर हुकूमत वसीउल क़ल्बी दिखाए, अगर अपोजिशन कौमी सलामती के तकाज़ों को पेश नज़र रखे तो शायद ये धुंध छट जाए। पाकिस्तान की बका का तकाजा यही है कि सियासत महाजराई से निकल कर मफाहमत की राह अपनाए, क्योंकि जब घर के चिराग रोशन हो तो बाहर के अंधेरे खुद ब खुद कम होने लगते हैं। इसी सब पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब ने। फवाद चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो जारी बात है, इस वक्त पूरी दुनिया हमारे सामने है, दुनिया की सूरत हाल, मिडिल ईस्ट की बदलती हुई सूरत हाल, पाकिस्तान का अपना अफगान बॉर्डर के ऊपर जो एक चैलेंज पाकिस्तान फेस कर रहा है। इन सारे चैलेंजेस में पहले भी खैर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात होती थी कि इंटरनली पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए, लेकिन अब उसकी ज़रूरत शायद ज़्यादा महसूस हो रही है। इस सब के अंदर वज़ीर आज़म ने भी एक इजलास बुलाने का फ़ैसला किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो उस इजलास में क्या जाएंगे, जाना चाहिए उन्हें या नहीं जाना चाहिए, और उनका तो मौक़िफ़ थोड़ा डामाडोल है। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक मीटिंग जिसमें आसिफ जरदारी नहीं होंगे, इमरान खान नहीं होंगे, नवाज शरीफ नहीं होंगे, उसको एक पाकिस्तान की सियासी
कंसेंसस की या इत्तफाक राय की मीटिंग तो नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो तो ये इन तीन लोगों के पास है, और अगर आप इन तीनों को इकट्ठा नहीं कर सकते तो जाहिर है कि इसका मतलब यह है कि कंसेंसस जो है वो नहीं है। बाकी सब लोग जो हैं वो तो, उनकी कोई इतनी इम्पोर्टेंस अहमियत है नहीं। जो इस वक्त सारे लोग आए हैं फॉर्म 47 की, आप कह लीजिए कि एक इजलास हुआ है, लेकिन उसकी कोई इतनी अहमियत है नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि इस हुकूमत का जो अभी तक एक एटीट्यूड है वो ये है कि लोगों की कोई अहमियत भी नहीं है, और जो कॉन्ग्लोमेरेट है जो डिसाइड कर रहा है पाकिस्तान के सिक्योरिटी इश्यूज, पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज और इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग, वो लोगों को बड़ी कंटेम्प्ट की नज़र से देखता है, और वो समझते हैं कि लोगों को कुछ पता ही नहीं है और सिर्फ हम ही बेहतर जानते हैं, हम ही फैसला करेंगे लोगों के लिए। और ये एटीट्यूड रिफ्लेक्ट होता है, चाहे बोर्ड ऑफ पीस का मामला हो, चाहे अफगानिस्तान या वॉर ऑन टेरर का मामला हो, चाहे मशरक़ वुस्ता का मामला हो। हर इम्पोर्टेंट डिसीजन में आपको ये नज़र आता है कि जो कंटेम्प्ट टू द पीपल है वो एक इंटेग्रल थॉट प्रोसेस है मौजूदा सेटअप में। और इसीलिए आप देखें कि चाहे मुआशी सूरत हाल जो भी हो, आप 10-10, 11-11 अरब रुपए के जहाज ले रहे हैं। आप देखते हैं कि सारी कैबिनेट जो है वो 2/3 ऑफ द कैबिनेट एवरेज आपकी जो है वो बैरूनी दौरों पे होती है। प्राइम मिनिस्टर कभी पाकिस्तान तो लगता है कि पाकिस्तान दौरे पे आए हुए हैं बजाय इसके कि वो कहीं बाहर दौरे पे हों। तो दिस द होल आई वुड से कि जो फ्रेमवर्क है इस मौजूदा निज़ाम का, उसका जो इंटेग्रल पार्ट है वो ये है कि लोगों की कोई हैसियत नहीं है, और इसीलिए कंसेंसस वगैरह भी इररिलेवेंट टर्म्स हैं। बिल्कुल। अच्छा, इस सब के अंदर चले अल्टीमेटली तो कंसेंसस उसी वक्त बिल्ड होगा जब तमाम बड़े रहनुमा इकट्ठे बैठेंगे और बात भी तभी निकलेगी, आगे बढ़ेगी। लेकिन चलें, अगर आइस ब्रेकर के तौर पर प्राइम मिनिस्टर एक इजलास बुला रहे हैं, पेशकश कर रहे हैं, आपको लगता है कि पीटीआई को उसमें इमरान खान से मुलाकात की शर्त रखनी चाहिए, या फिर पीटीआई को उसमें बगैर किसी शर्त के गैर मशरूत शिरकत करनी चाहिए? पीटीआई की क्या हैसियत है? ये जो पीटीआई के लोग हैं ये कौन लोग हैं? क्या आप उन्हें जानते हैं? मैं नहीं जानता। बहुत सारे, आपको आज मैं कहूँ कि आप पीटीआई के जो लीडरशिप है उसके मुझे 5-6 लोगों के नाम बता दें, आप नाम ही नहीं बता सकेंगे। क्योंकि देखिए वो सारे डमी हैं, और पीटीआई की जो लीडरशिप है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की जो लीडरशिप है, वो लोगों का सेंटिमेंट रिप्रेजेंट नहीं करती। लोगों का सेंटिमेंट इमरान खान के साथ है। और जब तक आप इमरान खान को आप इस काबिल नहीं समझते कि वो कंसेंसस में या डिसीजन मेकिंग में साथ हों, तो आप कंसेंसस का इशू तो फिर ख़त्म कर दीजिए ना। तो ये जाना ना जाना मेरे नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखता। जब तक आप पहले तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, आप लोगों को कोई हैसियत तो दें ना। आप समझें तो सही कि लोग भी कहीं जो है वो को मैटर करते हैं पाकिस्तान में। आपने रिजल्ट बदल लिए, आपने इलेक्शन चुरा लिया, आपने लोगों को जेलों में डाल दिया, जो भी आपसे डिसेंट करे उसकी कोई हैसियत नहीं है, घर वालों को उठा लें, ये कर दें, वो कर दें। आप इस तरह अगर आप बैरल ऑफ द गन से जितनी देर हुकूमत कर सकते हैं फिर आप कर लें, फिर कंसेंसस वगैरह की क्या ज़रूरत? एग्जैक्टली अच्छा, इसमें फ़ाज़ साहब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अब बानी पीटीआई इमरान खान जो है उनका एक और चेकअप हुआ, और उनकी सेहत के हवाले से पिम्स ने कह दिया है कि बिल्कुल बेहतरी आ रही है। बट स्टिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक प्रेशर बिल्ड करने की बात की। शुरू में इन्होंने कहा कि अब रमज़ान के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा, फिर देखा कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर इकट्ठे हुए और कहा कि हम यहीं पे बैठते रहेंगे। फिर एक रिहाई अमन फोर्स बनी, उसके कोई मेज़ भी लगने थे, उसके लिए कोई चीज़ें भी इकट्ठी होनी थी, उसके लिए बड़ी कोई कार्ड शार्ड बनने थे। एक्टिविटी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई पॉलिटिकल करने में नाकाम ही है अभी तक, अगर हम देखें प्रेशर बिल्ड करने में गवर्नमेंट पे कि गवर्नमेंट मुज़ाकरात की मेज़ पे आए। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। तहरीके इंसाफ की लीडरशिप किसी तौर के ऊपर भी कोई पब्लिक प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकी, स्ट्रीट के अंदर कोई प्रेशर नहीं क्रिएट कर सकी, और उसमें तहरीके इंसाफ की लीडरशिप के अलावा जो इमरान खान की बहनें हैं वो भी नहीं कर सकी। और जो पार्टी है वो बिल्कुल गैर मुनज़्ज़म हुई हुई है।
जो लोग जेलों में जाते हैं उनको कोई पूछता नहीं है। इट्स अ कंप्लीट ब्रेकडाउन एज फार एज जो पीटीआई की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है दैट इज कंसर्न। बट अगर हुकूमत का अब ये इसीलिए ये मानना है कि चूंकि पीटीआई तो लोग बाहर ला नहीं सकती, पब्लिक प्रेशर, स्ट्रीट प्रेशर कोई करा नहीं सकती, तो हमें क्यों इनकी परवाह है। एंड वी डोंट नीड प्राइमरीली कोई कंसल्टेशन प्रोसेस या नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, क्योंकि पीटीआई में कैपेसिटी नहीं है कि वो स्ट्रीट मूवमेंट कर सके। ये हुकूमत का व्यू है और इसमें हकीकत भी है। पीटीआई के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं है कि वो स्ट्रीट मूवमेंट कर सके। बट इस सारे प्रोसेस के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो सोसाइटी है वो इतनी तोड़ फोड़ का शिकार है, इतनी ज़्यादा तकसीम का शिकार है कि डर मुझे ये है कि यहाँ पे पीटीआई लोग नहीं निकाल सकेगी, लेकिन किसी ना किसी वाक़े के ऊपर अगर पाकिस्तान के अंदर मामलात हाथ से निकल गए तो फिर लोगों को घर भेजना मुश्किल हो जाएगा। और पीटीआई या इमरान खान भी इस पोजीशन में नहीं होंगे कि वो लोगों को जो जो टेम्पर्स हैं उनको नीचे ला सकें। बिल्कुल, इसमें फिर लीडरलेस हुजूम जो होता है उसे फिर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर कोई एक लीडर है वो लेके निकल रहा है, लोग उसकी सुन रहे हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का बिल्कुल ये तो है कि स्ट्रीट मूवमेंट वो उस तरह से नहीं कर सके, प्रेशर बिल्ड नहीं कर सके, और अब आपसी इख्तलाफात, इस आपसी इख्तलाफात के मामले में फाज़ा व्हाट डू यू थिंक कि सब लोग ज़रा ओवर एम्बिशियस हो गए हुए हैं कि ज़रा पार्टी पे कंट्रोल की जंग है और उस चक्कर में इमरान खान जेल में ही पड़े रहे? एम्बिशियस भी होंगे, ज़रा लोग एम्बिशियस भी होते हैं, ओवर एम्बिशियस भी होते हैं। लेकिन असल तो देखिए प्रॉब्लम यह है कि पीटीआई को लीड करने की कैपेसिटी तो है नहीं किसी के पास। और सवाए इमरान खान के बाकी पीटीआई में हर शख्स ही लीडर है। वो हर बंदा खुद को समझता है कि मेरे से आगे कौन है, मेरे से ज़्यादा अक्लमंद भी कोई नहीं है, मेरे से ज़्यादा तगड़ा भी कोई नहीं, क्योंकि सारे नोबॉडीज़ हैं ना। आपने जो सारे समबॉडीज़ थे उनको तो एस्टैब्लिशमेंट ने निकाल दिया। जो बाकी बचे उन्हें इमरान खान साहब ने जो है वो पार्टी में अलहदा कर दिया। तो अब नोबॉडीज बचे हैं। सो नोबॉडीज के दरमियान आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? यही एक्सपेक्ट करेंगे जो हो रहा है। तो एज फार एज पीटीआई का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, 70,000 लोग कागजों के ऊपर पीटीआई के ओहदेदार हैं। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये 70,000 का 1/3 ही अडयाला में अलीमा बीबी के साथ आ जाया करे तो एक वक्त पड़ जाए। वन लेकिन थर्ड इसका नहीं, मतलब इसमें ये है से कि 1000 भी उनकी आ जाए तो बहुत होगा आई गेस। जी, वो उनके साथ 30-40 से ज़्यादा नहीं होते। तो इसका मतलब ये है कि जो पीटीआई की जो मौजूदा सारी लीडरशिप है वो पेपर लीडरशिप है। वो सिर्फ कागज़ों में है, वो वैसे एग्ज़िस्ट नहीं करती। अच्छा फाज साहब, गुफ्तगू के सिलसिले को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, इसमें अल्टीमेटली फिर आपको लगता क्या है कि देखें, एक ये बंद गली नज़र आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रेशर बिल्ड नहीं कर पाना, इमरान खान को मेन स्ट्रीम में उस तरीके से अगर प्रेशर बिल्ड नहीं होता तो गवर्नमेंट का लाने का तो कोई दूर दूर तक इरादा नहीं। वो तो सेहत के मामले पे भी मुलाकातें उन्होंने नहीं करवाई, तो वो तो एक पक्का यूँ लग रहा है काटा है। और अभी भी जो प्राइम मिनिस्टर ने पेशकश की है कि आए बैठते हैं, मैं आपको एतमाद में लेता हूँ, आई गेस इसमें भी आपको लगता है कि वैसे पीटीआई ये इस पेशकश को मुस्तरद कर रही है तो गवर्नमेंट जो है वो इमरान खान से मुलाकात करवा देगी इनकी या फिर नहीं करवाएगी? नहीं जी, गवर्नमेंट नहीं करवाएगी। गवर्नमेंट का तो एक आपके सामने ही है ना, जो अभी आपने बातें कही हैं। बेसिकली तो यही है कि गवर्नमेंट तो नहीं, गवर्नमेंट को इम्पोर्टेंट ही नहीं समझती। क्योंकि गवर्नमेंट पाकिस्तान के लोगों को ही कोई इतनी अहमियत नहीं देती, तो बाकी सारे इश्यूज तो वैसे ही रेलिवेंट है। तो इमरान खान को तो आप अहमियत तब देंगे जब आप पाकिस्तान के लोगों को भी कोई अहमियत देंगे और पॉलिटिकल प्रोसेस को भी कोई अहमियत देंगे। तो वो तो है नहीं, इस वक्त कोई ऐसा सच उसकी कोई अहमियत है नहीं।
तो अब इसके बाद ये कि क्या इमरान खान को और इनकी मुलाकात कराएंगे, वो तो ज़ाहिर है वो तो नहीं कराएंगे, ना ही उसका कोई इम्कान है। अब आगे होगा क्या? हम तो जो नेशनल डायलॉग कमेटी है, हम तो बार-बार यही कह रहे हैं कि आप डायलॉग की तरफ जाएँ, पॉलिटिकल टेम्परेचर्स नीचे लेके आएँ और उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, ख़ुसूसन जो ख़वातीन हैं, उनको रिलीफ़ दें, ताकि यहाँ से बात जो है वो आगे चले। लेकिन ज़ाहिर है कि वो बात हुकूमत जो है, वो लिप सर्विस की हद तक जो है वो बात करती है कि हम बातचीत करना चाहते हैं ब्ला-ब्ला, लेकिन प्रैक्टिकली गवर्नमेंट कुछ करना नहीं चाहती और यही है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ी मूवमेंट आएगी, प्रेशर होगा तो हम करेंगे, अदरवाइज़ हम ऐसे ही हुकूमत करते रहेंगे और अगले इलेक्शन भी हम ऐसे ही मैनेज कर लेंगे जिस तरह हमने पिछले इलेक्शन मैनेज किए हैं। वाह साहब, आपने भी और नेशनल डायलॉग कमेटी ने भी कौमी हुकूमत की एक बात की थी। आई थिंक कि अब जो हालात जिस तरफ को जा रहे हैं, देखें वैसे तो वॉर कैबिनेट्स भी बन जाती हैं मुल्कों के अंदर और जंगी हालात अगर हों, और पाकिस्तान का हम देखें तो एक तरफ भारत है, हॉस्टाइल नेबर है, हमारी अफवाज, हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स, इवन नेवी हर लम्हा तैयार रहते हैं कि किसी भी लम्हे वो एडवेंचरिज्म की तरफ बढ़ सकता है। अफ़गानिस्तान का बॉर्डर हमारे सामने है कि वहाँ पर इस वक्त भी ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ जो है वो बड़ी तेज़ी से जारी है। अब दूसरी तरफ से जो ईरान के अंदर एक स्टेबिलिटी ख़त्म होने जा रही है और वहाँ पर भी एक वो जिसे आप कहते हैं कि हैंगिंग इन द बैलेंस, तो उसमें अब पाकिस्तान, आपको लगता है कि दिस इज़ हाई टाइम के तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे हैं, और पहले भी ज़रूरत होगी शायद कौमी हुकूमत की, लेकिन अब बढ़ गई है? नहीं, अब तो बहुत बढ़ गई है। इस वक़्त जो ब्रेंट है वो $83 पे है। इसका मतलब ये होगा कि अगर अगले लेट्स से 4-5 दिन में भी मामला सेटल डाउन नहीं होता, तो आपका जो यहाँ पे तेल की कीमत है उसमें ₹25 इज़ाफ़ा होगा, पेट्रोल की कीमत में और डीज़ल की कीमत में ₹22-23 इज़ाफ़ा होगा। तो इससे तो और आपकी इकॉनमी में इस वक़्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो आ जाएगी। और ऑलरेडी लोग जो हैं वो तो उनकी तो चीखें निकल गई हैं एक्सेसिव टैक्सेशन से और जो खर्चे हैं रले तरले, स्पेशली जो चीफ मिनिस्टर्स इस वक्त जिस किस्म के मॉडल चला रहे हैं, यानी उन्होंने तबाही फेर दी है पंजाब में, बलूचिस्तान में, केपी में, सिंध में। चीफ मिनिस्टर्स जो हैं वो जिस तरह से पैसे खर्च किए हैं उन्होंने पिछले 2-3 सालों में, उसने तो हशर नशर करके रख दिया। तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक वॉर्स हैं वो बड़ी बढ़ जाएंगी और अनफॉर्चुनेटली जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा कि डिवीजन पहले बहुत ज़्यादा है। या तो इसका वाहिद हल है तो यही कि सारे बैठ के कुछ अरसे के लिए आप और फिर आप देखिए ना शायद के जो आपके इंस्टीट्यूशंस इररिलेवेंट हो गए हैं। आपकी जुडिशरी मुकम्मल बैठ गई 26वीं 27वीं तरमीम के नतीजे में। आपका जो इलेक्शन कमीशन है आप देखिए उसकी मुद्दत को ख़त्म हुए 1 साल हो गया है, लेकिन वो बैठे हैं, उन्होंने भी कसम उठाई हुई है कि जब तक धक्के दे के कोई ना निकाले हमने नहीं निकलना। उसके बाद आपकी जो असेंबली है उसकी कोई हैसियत ही नहीं है, हर बंदा समझता है फॉर्म 47 पे आई हुई। आपके इंस्टीट्यूशंस बैठ गए हैं जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए है और इतनी ज़्यादा डाइवर्स मुल्क जहाँ पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन हो, उसका कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल होना बड़ी ज़्यादा प्राइस उसकी देनी पड़ेगी। एग्जैक्टली अच्छा, इसमें अब ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो इस वक्त मिडल ईस्ट की सूरत हाल है, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? और पाकिस्तान इसमें बड़ा वैसे केयरफुली नेविगेट कर रहा है, हम देखें तो ये जो फॉरेन पॉलिसी को लेकर पाकिस्तान के लिए कितने चैलेंजेस हो सकते हैं अगर ये जंग फैलती है? क्योंकि अपेरेंटली आज नहीं तो कल अगर इसी तरह से चलता रहा तो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़, उन्हें भी शायद इस जंग के अंदर शामिल होना पड़ जाए, ये एक ब्रॉडर जंग के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। पाकिस्तान इसमें किस तरह से नेविगेट कर रहा है और किस तरह से करना चाहिए? हाउ डू यू सी इट? नहीं, अभी तक तो देखें आई हैव ऑल प्रेज फॉर पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, जिस तरीके से पाकिस्तान जो है वो चला है, क्योंकि हमने ईरान के ऊपर हमले की भी कंडेमिनेशन की, हमने ईरान के अरब कंट्रीज के ऊपर हमले को भी कंडेमिनेशन की। इस वक्त पाकिस्तान, मलेशिया और टर्की 3 मुल्क हैं जो कोई सैनिटी ला सकते हैं इस सूरत हाल में। ये 3 ममालिक हैं जो निगोशिएशन शुरू करा सकते हैं ईरान की अरब मुल्कों के साथ और इवन ईरान की जो है वो अमेरिका के साथ। अदरवाइज तो देखें ईरान को किसी पोजीशन में नहीं है मुकाबला करने की और यहाँ पे रजीम चेंज जो है उसको अगर 5 दिन और चला गया तो 5 दिन नहीं तो 7 दिन लग जाएंगे और इन केस अगर ये थोड़ा लंबा चला गया तो फिर इकोनॉमी बैठ जाएगी। सो दोनों सूरतों में
रेजीम चेंज होती है तो बड़ी एक और मुसीबत है, और अगर नहीं होती और और ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा लंबा होता है तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, बिकॉज हमारे जो रिजर्व्स हैं, फॉरेन रिजर्व्स हैं, गोल्ड रिजर्व्स हैं, वो इस काबिल ही नहीं है कि हम कोई लंबा अरसा इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको अपने ले सकें। फिर अफगान सरहद के ऊपर जो इस वक्त है वो उसका खर्चा अलहदा हो रहा है, जाहिर है वो भी बहुत बड़ा खर्चा है। इस वक्त जो पाकिस्तान का असल प्रॉब्लम है वो तो इकोनॉमी है। एग्जैक्टली। दूसरी तरफ ईरान जो है उसमें ये पाकिस्तान ने तो बड़ा अच्छा प्ले किया है और कोशिश करनी चाहिए इसको जल्द अज जल्द कि कोई बातचीत की तरफ जाए, चीजें आए। लेकिन ईरान की जो लीडरशिप है उसकी सच्ची बात है कि अभी तक उन्होंने कोई अक्लमंदी का मुजाहरा नहीं किया। देखिए यहाँ जो तेहरान तक इजराइल पहुंचा ये एक दिन में नहीं पहुंचा। आपको याद होगा पहले उन्होंने इनके जो एटॉमिक साइंटिस्ट थे उनको पहले रोबोटिक गन के साथ जो है वो शहीद किया, फिर रिमोट कंट्रोल जी। बॉम्ब्स के साथ शहीद किया, फिर सलमानी साहब को शहीद किया गया, फिर हानिया साहब को, फिर हसन नसरुल्लाह को, फिर इजिप्ट की गवर्नमेंट तब्दील की गई, फिर उसके बाद ये जो हुतीज हैं उनको ठिकाने लगाया गया, और ईरान एक डेड डक बन के ये सारी चीजें जो हैं वो देखता रहा। तो अब भी कोई मौजज़ा ही है कि ईरान में रजीम जो है वो बच जाए। मुझे लगता नहीं है कि ये बच पाएगी। और इसमें अल्टीमेटली तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना कि सेकंड टियर कोई आते हैं सामने, उन्हें भी वो एलिमिनेट कर देंगे। कब तक ईरान रेजिस्ट करता है, कितना लंबा लेकर चलता है इस जंग को। अच्छा, इसमें अभी जो पाकिस्तान की तालिबानी रजीम के हवाले से पॉलिसी है उस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जंग तो ये है जो एक चल रही है। खैर, इसे जंग नहीं कहा जा सकता, इट इज़ एन ऑपरेशन जो पाकिस्तान एक काउंटर टेररिज्म की प्रिसीजन स्ट्राइक्स कर रहा था, और फिर तालिबानी रजीम ने एग्रेशन दिखाई और हमने तो रिटेलिएट किया सिर्फ। इसमें आपको क्या लगता है कि अल्टीमेटली पाकिस्तान को अब इस मामले को क्या यहीं पे रोकना चाहिए, या इसे कहीं एक साइड पे लगा के ही अब दम लेना चाहिए कि हम बफर जोन की तरफ भी जाएं, हम इस मामले को वंस एंड फॉर ऑल, ये जो एक टेररिज्म वहाँ से आती है, इसे ख़त्म करने का मौका तो वैसे आ चुका है हमारे पास। अगर आप अभी रोक देंगे तो आप तो टेररिस्टों को फिर आप समझिए कि जख्मी करके छोड़ रहे हैं, और उनके जो अटैक्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा शिद्दत आएगी। अब आपने जो शुरू किया है अब आपको इसको लंबा करना पड़ेगा, और डेफिनेटली पाकिस्तान के दो शराइत हैं। एक तो ये है कि जो टीटीपी की और बीएलए की लीडरशिप है उसको हवाले किया जाए, और दूसरा ये है कि अगर आप समझते हैं कि आपसे कंट्रोल नहीं होते तो फिर जॉइंट ऑपरेशंस जो हैं वो आप करने दें। तो इस वक्त जो इशू है वो यही है कि ना आप जॉइंट ऑपरेशंस करने दे रहे हैं, ना आप जो है वो इनको हवाले कर रहे हैं। तो पाकिस्तान इन दोनों सूरत हाल के अलावा पीछे हट नहीं सकता। सो आई थिंक कि इसके ऊपर पाकिस्तान जो है वो स्टैंड अब लेना चाहिए, और ये जब तक इन दोनों में दोनों चीजें ये नहीं हो जाती, पाकिस्तान हैज नो, दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल टू पाकिस्तान के वो यहीं पे ख़त्म करके वापस आ जाए। अच्छा फवाद साहब, ये जो अभी तेल और सोने की कीमतें आपने भी डिस्कस किया कि बढ़ती जा रही हैं, अल्टीमेटली पूरी दुनिया पे ही इसका असर पड़ना है, बट पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल तो नहीं होगा। तो वही बात है कि अभी भी वक्त है कि कोई कंसेंसस पॉलिटिकल कम से कम कर लिया जाए। अवाम का तो रद्द अमल शदीद आ सकता है, और ये जंग डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया है 4 हफ्ते चलनी है। जो कांग्रेस में ब्रीफिंग दी गई है इन्होंने अपने सेनेटर्स को भी और बाकी सबको भी, उसमें वो सारे निकल के कह रहे हैं कि हमें तो बताया गया है कि ट्रूप्स ऑन ग्राउंड भी हो सकता है, हमें बताया गया है कि मज़ीद अमरीकी फ़ौजी भी मर सकते हैं, और क्लैरिटी भी नहीं है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को कि उनके वॉर ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या। तो ये तो जंग बड़ी तवील चलती हुई हमें नज़र आ रही है। नहीं, 4 से 6 हफ्ते भी चल गई तो देखिए ना, हमारा ऑयल प्राइसेस जो हैं वो इधर चली जाएंगी कि हमारे लिए तो अनबेरेबल हो जाएगा काम, और जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और अनफॉर्चुनेटली अगर ये रिजीम चेंज होती है तो देखिए ना, फिर भी ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हामी हैं इनके खामनाई साइड के, और जो इनके मुखालिफ हैं उनके दरमियान एक जंग शुरू हो जाएगी। और वहाँ पे आपने देख ही लिया है कि हमारे लोग तो माशाल्लाह इतने अक्लमंद हैं कि हम कॉन्फ्लिक्ट वहाँ हुआ है, 35 लोग यहाँ पे जो हैं वो जान से चले गए। तो इसके बड़े एक अनफॉर्चुनेट हमारे इसके जो एक टेंटिकल्स हैं वो यहाँ पे तक आते हैं, और उसकी वजह से भी गड़बड़ जो है वो हो सकती है। सो सिचुएशन इज एक्चुअली वेरी ग्रेम टू बी फेयर विद। ना सिर्फ ये कि हमारी इंटरनल सिचुएशन इज वेरी ग्रेम, बल्कि हमारी रीजनल सिचुएशन और इंटरनेशनल जो इस वक्त सिचुएशन है बड़ी ग्रेम है।
और इससे कोई फौरी निकलने का रास्ता तो नज़र नहीं आ रहा। और इसमें एक पॉसिबिलिटी क्या ये हो सकती है कि जैसे अफ़गान जंग हुई और एक बड़ी तवील जंग चली और जो लोग हैं उनका एक इन्फ्लक्स आ गया पाकिस्तान में, तो क्या ईरानियन साइड से भी ये चैलेंज हमें हो सकता है पेश आए कि हमें कुछ ऐसा करना पड़े, और इस दफ़ा पॉलिसी क्या डिफरेंट रखनी चाहिए पाकिस्तान को? नहीं, पाकिस्तान किस तरह रखेगा डिफरेंट? अगर लोग आ जाएंगे तो आप किस तरह करेंगे? लोग आ सकते हैं, स्पेशली बलूचिस्तान में तो बहुत लोग आ सकते हैं। इट डिपेंड्स कि ईरान के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका जो साइज है वो क्या होगा। अगर वो ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा और अनफॉर्चुनेट ज़्यादा वहाँ पे नुकसान होगा तो डेफिनेटली वहाँ से जो है वो भी इन्फ्लक्स ऑफ पीपल भी हो सकता है। और अगर थोड़ा हुआ ज़ाहिर है फिर नहीं होगा। लेकिन दो बड़े प्रॉब्लम्स हैं। जो 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 असल इशू ये है ना कि इसका हल क्या है? जिस तरह से भी आपने कहा कि अमेरिकन सेनेटर्स जिनको ब्रीफिंग दी गई है वो भी निकल के कह रहे हैं कि हमें ये नहीं पता कि इसकी एंड स्टोरी क्या होगी। तो यहाँ पे एंड स्टोरी नहीं है। अगर लेट्स से रिजीम चेंज कर लेगा अमेरिका, लेट्स से, तो रिजीम चेंज के बाद तो उन्होंने वो तो तालिबान की भी रिजीम चेंज कर ली थी अफगानिस्तान में। तो क्या हो गया था? ये प्रॉब्लम ये है कि स्टेबिलिटी ऑफ द रिजीम जो है वो लानी एक असल चैलेंज होता है। और स्टेबिलिटी नहीं आ सकती ईरान में अगर आपने इस तरह से बैरूनी तौर के ऊपर रिजीम चेंज की। ठीक हो गया। फवाद साहब, एंड पे आपसे सिर्फ एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा, उस पर कॉमेंट ज़रूर लूँगा, क्योंकि इस वक्त बहुत से लोग सोशल मीडिया पर भी ये बात कर रहे हैं कि ईरान के बाद नाउ पाकिस्तान विल बी नेक्स्ट। इस हवाले से खैर पाकिस्तान के सीनियर सिक्योरिटी ओहदेदार ने मुलाकात के अंदर तो ये कंफर्म कर दिया कि वी आर नॉट ईरान, वी आर नॉट अफगानिस्तान, और हम एक इस्टेब्लिश्ड न्यूक्लियर स्टेट हैं। लेकिन आपको लगता है कैन पाकिस्तान बी नेक्स्ट? ये न्यूक्लियर स्टेट होना तो शायद इतनी डिसाइसिव बात नहीं है। लेकिन बहरहाल हम ईरान नहीं है। हमारा जो रिलेशनशिप है वेस्ट के साथ, हमारा जो रिलेशनशिप है सऊदी अरेबिया के साथ, उसकी जड़ें तकरीबन जो है वो 70 साल पुरानी है। और हमने हमेशा बहुत करीबी ताल्लुकात रखे हैं वेस्ट के साथ भी और अरब मुल्कों के साथ भी। ईरान का जो असल प्रॉब्लम ये है कि उसका ये नहीं, उसका दुनिया में आप देखिए उनका दोस्त ही कोई नहीं है। और जो सिर्फ उनका रिलायंस जो था रशिया पे था या थोड़ा बहुत चाइना पे था, वो इस पोजीशन में नहीं है कि उनको कोई जो है वो कर सके। पाकिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट for many countries, for very superpowers. या Even for USA, Pakistan has a very, very significant role. So ये पाकिस्तान की पोजीशन तो बड़ी डिफरेंट है। We are not Iran for sure. अच्छा फवाद साहब, ओआईसी के किरदार को किस तरह से देखते हैं? बहुत से पीटीआई के लोग भी कह रहे हैं खान साहब होते तो वो ओआईसी को एक्टिव करते और इस सब के अंदर कोई रोल प्ले करते। OIC तो देखे ना सऊदी अरेबिया का एक सब्सिडरी है, तो उसका क्या रोल हो सकता है इस वक्त? या ईरान उसके रोल को कहाँ मानेगा? इमरान खान का ये एडवांटेज तो बहरहाल एक है ना कि उनकी वो मुस्लिम लीडर के तौर के ऊपर दुनिया में जाने जाते हैं। उनकी एक आवाज़ है। जिस तरह से तैयब अर्दगान की एक रिस्पेक्ट है मुस्लिम वर्ल्ड में, महातिर मोहम्मद की एक रिस्पेक्ट है, उसी तरह से इमरान खान की एक रिस्पेक्ट है। शहबाज शरीफ साहब को वो एडवांटेज हासिल नहीं है। इवन आई वुड से कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी भी एक रिस्पेक्ट है मुस्लिम वर्ल्ड में। तो नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों को ये एक इंटरनेशनल हैसियत तो उनकी है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। सही हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सीदान नाज़रीन इकराम, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन कराम, मशरिक़ वस्ता में जंग के जो साए मंडला रहे हैं, इस सूरत हाल के अंदर दुनिया भर में एक अनसर्टेनिटी पाई जा रही है। तेल की कीमतों के हवाले से दुनिया भर के अहम तरीन ममालिक की मईशतों पर इसका क्या असर पड़ेगा, और पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक इस सब से कैसे नबरदाजमा होंगे, इस सब पर बात करने के लिए मैं प्रोग्राम में ज्वाइन किया है माहिर मुआशियात हारून शरीफ साहब ने। हारून शरीफ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त क्या चांसेस हैं ये जो मिडिल ईस्ट की जंग है
ये क्या असरात मुरतब कर सकती है वर्ल्ड इकोनॉमी पर? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इसके बड़े वाज़े असरात हैं खित्ते पर भी और ग्लोबल इकोनॉमी पर भी, क्योंकि ये खाली ईरान और इजराइल और यूएस की जंग नहीं है, इसके रीजन इसकी लपेट में आ चुका है। तो नंबर वन जो इसका मेजर, तो जैसे आपने कहा कि ऑयल की सप्लाई के अंदर डिसरप्शंस की वजह से एलएनजी की प्रोडक्शन कतर ने बंद कर दी है जब से उनके ऊपर ड्रोन के अटैक हुए हैं। तो जो प्राइसेस हैं वो $100 को तो क्रॉस करती ऑलरेडी दिखाई दे रही हैं। तो जो जो ऑयल डिपेंडेंट कंट्रीज हैं उनके ऊपर असर तो आना शुरू हो गया है। बिल्कुल। दूसरा ये है कि चीन और जापान जो हैं स्टेट ऑफ हुर्मुज से बहुत सा तेल लेते हैं, तो उनकी इकोनॉमीज की ज़्यादा डिपेंडेंस है डेवलप्ड कंट्रीज में, तो उनकी तरसीलात जो हैं वो कम होंगी। मैंने अभी एक खबर पढ़ी है, तस्दीक नहीं है, कि चाइना को ईरान ने मैसेज दिया कि आपके वेसल्स पास हो सकते हैं। लेकिन ये एक रिलीफ है। ये कब तक चलेगा? जो एक वॉर जोन से वेसल प्राइवेट कंपनी के होते हैं वो क्यों गुजरेंगे? दूसरी ट्रेड की कॉस्ट है। जो कॉस्ट ऑफ ट्रेड है खास तौर पे इंश्योरेंस की, वो बहुत बढ़ गई है, क्योंकि वॉर के अंदर लोग क्यों रिस्क लें। तो हमारी ओवरऑल एक इन्फ्लेशन का प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर, तो रिमिटेंस का प्रेशर भी आएगा, क्योंकि हमारे लोग गल्फ कंट्रीज से रिमिटेंसेस भेजते हैं। एक आखिरी चीज जिसको ग्लोबल इकोनॉमी के तनाजुर में ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे, ये जो गल्फ के और अरब मुल्क हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग, ये जो तेल से कमाते हैं, ये पैसा री इन्वेस्ट वेस्ट में होता है। वेस्ट के फाइनेंशियल सिस्टम की, आर्किटेक्चर की इस पैसे के ऊपर बहुत डिपेंडेंस है। अगर ये पैसा डिक्लाइन होता है और उनकी इकोनॉमी स्लो होती दिखाई दे रही है, तो वेस्टर्न इकोनॉमी के ऊपर एक कैश क्रंच आता भी दिखाई देता है, क्योंकि ये सारे मुल्क जो हैं, इसको सारा डिपेंडेंस जो अमेरिका की प्रॉक्सीज बने हुए हैं, ये पैसा यहां पर आता है, सॉवरन वेल्थ फंड्स दोबारा वेस्टर्न एसेट्स में री इन्वेस्ट करते हैं। तो इसके बहुत फार रीचिंग रिजल्ट्स हैं, गैर मामूली सूरत हाल है। पाकिस्तान को बड़ी डीप थिंकिंग और प्लानिंग को अर्जेंटली करना चाहिए। अच्छा, इस सब में पाकिस्तान पर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इसके ऊपर फौरी तौर पर काम शुरू कर देना चाहिए, और जो अल्टरनेट्स हैं, अल्टीमेटली आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इससे किस तरह से अफेक्ट हो सकता है, और पाकिस्तान को क्या कुछ अर्जेंट बेसिस पर करना होगा? जी, दो एंगल हैं। एक तो पाकिस्तान कर ही रहा है कि डिप्लोमेटिकली अपने आप को रिपोजिशन कैसे करना है, इतनी तेजी से तब्दीली आ रही है, क्योंकि हमारी बहुत सी ट्रेड और इकोनॉमिक्स जो है वो जियो पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी पे डिपेंडेंट है जी। तो वो हमें अपनी पोजीशंस को बहुत कॉशियसली स्टडी करना है। दूसरा है फाइनेंशियल साइड ऑफ इट। देखिए, ऑलरेडी बड़ी मुश्किल से कुछ इकोनॉमी बैलेंस ऑफ पेमेंट में स्टेबलाइज हुई है। अगर तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं, जो कि बढ़ेंगी, तो हमारे ऊपर इंपोर्ट का प्रेशर बढ़ेगा बिल का, तो दोबारा से हमारा इम्बैलेंस होगा। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें डॉलर्स प्रिजर्व करने हैं, क्योंकि डॉलर्स का इनफ्लो रेमिटेंस से भी कम होगा, एफडीआई पहले ही कम है, और ऊपर से हम एक इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री हैं। इंपोर्ट बिल को पे करने के लिए उसकी हंगामी के आपने किन किन चीजों को भी स्लो डाउन करना है। दूसरा, हुकूमत को देखना है कि खास तौर पे हमारे पूरे दो सूबे इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट से लिंक्ड है वेस्टर्न, वहां की इकोनॉमीज को सपोर्ट करने के लिए जो मेगा प्रोजेक्ट्स हम अनाउंस करते रहते हैं, पुल बनाने हैं, सड़कें बनानी है, आई थिंक वी शुड पुट देम ऑन होल्ड इमीडिएटली टू गिव ए सिग्नल कि हम एक इमरजेंसी से डील करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सो बचत, एक्सपेंसेस को रोकना, मेगा प्रोजेक्ट्स को डिफर करना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट की प्लानिंग करना, और अपना एक प्लान बनाना कि अगर ये वॉर तूल पकड़ती है तो हमने अपनी ट्रेड और एक्सपोर्ट को कैसे सस्टेन करना है। और आखिर में जो हमारा जो पहले ही गुर्बत की सतह से 70 मिलियन लोग नीचे हैं, अगर गल्फ की अपॉर्चुनिटीज और दूसरी कम होती हैं, तो प्रेशर हमारी यंग पॉपुलेशन पर, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पर बढ़ जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ सामने आ रही है कि तेल की कीमतें भी और सोने की कीमतों में तो इजाफा हो रहा है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा, और अभी मज़ीद भी हो सकता है। आपको वैसे क्या लगता है, अभी जो फिगर्स बता रहे हैं ये कहाँ तक जा सकता है?
मामला कि तेल की और सोने की कीमतों में और कितना इजाफा इन द कमिंग डेज, क्योंकि ये जंग तो यूं ही लग रहा है हमें कि तवील चलेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 4 हफ्ते मिनिमम ये चलेगी। अभी जो यूएस कांग्रेस में ब्रीफिंग हुई है उसमें तो जो सेनेटर्स निकले हैं उन्होंने कहा है कि हमें तो क्लैरिटी नहीं है और ना यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को क्लैरिटी है वॉर ऑब्जेक्टिव्स की। तो जब क्लैरिटी ना हो फिर तो जंग लंबी चल जाती है। तो आपको क्या लगता है ये जितनी लंबी चल रही है जंग, इसमें ये तेल की कीमतें कहाँ तक जा सकती है इंटरनेशनल मंडियों में? ये देखें, जो एवरेज मैंने 4-5 एक्सपर्ट्स के एनालिसिस पढ़े हैं, 20% इंक्रीज तो इमीडिएटली एक यूनिफॉर्म प्रिडिक्ट की जा रही है। इसका मतलब है कि अगर क्रूड जो है वो $100 को तो टच करेगा ही करेगा और क्रॉस करेगा। तेल की कीमतों का ये 20% इम्पैक्ट खास तौर पे ना सिर्फ हमारे ऊपर बल्कि यूरोप पर भी हाई है, क्योंकि यूक्रेन की सप्लाई पहले ही डिसरप्ट हो चुकी है एनर्जी की। सो ये खाली, ये मैं बता रहा हूँ, इसका इम्पैक्ट खाली खित्ते पर नहीं है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट स्ट्रगलिंग इकोनॉमी ऑफ वेस्ट के ऊपर भी है। दूसरी जो आपकी बात है, ये ना सिर्फ क्रूड ऑयल की बात है बल्कि एलएनजी की प्रोडक्शन कतर ने बंद कर दी है, क्योंकि एलएनजी तो मेन कतर उसका सप्लायर है, क्योंकि उसके ऊपर ड्रोन के अटैक हुए प्रोडक्शन फैसिलिटी पर। तो सप्लाई के ऊपर प्रेशर तो ऑलरेडी आ चुका है। मेरा जाती ख्याल है कि ये जो लोग कह तो रहे हैं ज्यादातर, लेकिन अमेरिका अगर ईगोज में रहा तो ये तवील होगी, लेकिन उनके ऊपर स्कैंडिनेविया का, स्पेन का, यूके का, बाकी ममालिक का प्रेशर तो आना शुरू हो गया है कि ये आप कर क्या रहे हैं, एक अनक्लियर आप हिट कर रहे हैं, कहते कुछ हैं, असल वजह आपकी कुछ और है। तो ये प्रेशर अब वो कहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप लेते हैं, इसके ऊपर एक्ट करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन गल्फ के कंट्रीज को इस अनसर्टन सिचुएशन में, जो छोटे मुल्क हैं, यूएई है, बहरेन है, कुवैत है, इनका एक लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस बीइंग सेफ प्लेसेस खत्म हो गया। उसकी वजह से जो खास तौर पे वेस्टर्न इन्वेस्टर्स हैं वो अब बहुत सोच समझ के यहां वापस आएंगे। ये एक डैमेज हो चुका है जिसको ठीक होते बहुत वक्त लगेगा। एग्जैक्टली और जो गल्फ़ स्टेट्स हैं या अरब ममालिक हैं मिडल ईस्ट के, उनका तो वो एक पूरी की पूरी इमारत ही उस पर तामीर थी कि वो बहुत सेफ़ हैं, वहाँ पर लोग भी महफूज हैं, उनकी इकॉनमीज़ भी महफूज हैं। और शायद यही वजह हो सकती है कि वो अब इस जंग में बराह रास्त शामिल भी नहीं हो रहे। उनके सरजमीन पर हमला हो रहा है लेकिन वो नहीं चाहते। और क्या ईरान की ये स्ट्रैटेजी हो सकती है कि एक इकनॉमिक प्रेशर होगा और इसीलिए गल्फ़ स्टेट्स जो हैं वो अमेरिका को प्रेशराइज करके सीज़ फायर की तरफ शायद ले जाएं कि भाई हमारा तो भुरकस निकल रहा है इधर, हम तो ये अफोर्ड कर ही नहीं सकते? जी, ये ईरान की बिल्कुल स्ट्रेटजी है कि वो तो प्रेशर टैक्टिक्स देखें, वो तो रिएक्टिव हैं, उनको कॉर्नर कर दिया गया है, उनके इतने लोग मार दिए गए हैं, इनोसेंट बच्चे मर गए हैं, सो सेंटिमेंट हाई है। वो अमेरिकन तनसीबात को निशाना लगा रहे हैं, वो गल्फ जीसीसी कंट्रीज की ऑयल की फैसिलिटीज को हिट करने की कोशिश की गई है। ये जो चीजें हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये कंट्रीज छोटे जो गल्फ के हैं, ये ज्यादातर ऑयल रिच जरूर थे, लेकिन ये यूएस की प्रॉक्सीज के तौर पे काम करते थे फॉर मल्टीपल एंगल्स। ये एक मेजर शिफ्ट में दिखाई दे रहा है। ये टेम्पररी कहना कि हम नहीं सपोर्ट करेंगे, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आप एलाइज हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। अब वो क्या डील करते हैं, द ओनली ट्रम्प कार्ड दे हैव इज कि उनके पास जो ऑयल के रिजर्व्स यूएस में इन्वेस्ट होते हैं, वो उनको अगर विड्रॉ करते हैं, जो कि अमेरिका के पास प्रोरोगेटिव है नहीं वापस करे, लेकिन ये एक थ्रेट है कि सऊदी और दूसरे जो सॉवरेन वेल्थ फंड के एसेट्स हैं वेस्ट में, वहां से अगर पैसा निकलना शुरू होता है तो बहुत सा प्राइवेट सेक्टर का प्रेशर, जिसको हम अभी काउंट नहीं कर रहे, वो आना शुरू होगा कि इकोनॉमीज ऑलरेडी स्लो है, ऊपर से लिक्विडिटी कम हो रही है। जीसीसी बड़ा अहम है दुनिया के लिए, वो एक कैश काउ है जो कैश प्रोवाइड करता है। तो ये एंगल बड़ा केयरफुली यूएस को देखना पड़ेगा। अच्छा अरुण साहब, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है, चले इस मिडिल ईस्टर्न सिचुएशन से हट के और इसे इक्वेशन में से थोड़ी देर के लिए साइड पे रख के, ओवरऑल वैसे पाकिस्तान की फिलहाल इकोनॉमी को आप किस तरह से देखते हैं? जी, पाकिस्तान की इकोनॉमी के जो इशारिये हैं, देखिए मैं इकोनॉमी को इस तरह नहीं देखता जैसे लोग आमतौर पे बात करते हैं कि इतना पैसा आ गया, इन्वेस्टर ने कर दिया, एमओयू साइन कर दिया। देखिए इकोनॉमी के इशारिये हैं। फैक्ट ये है कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है
वो ओवर द पास्ट 30 इयर्स एट एन एवरेज डिक्लाइन पर है, 3 से 4% में है, अभी भी वही है। वॉर के बाद ये मजीद नीचे जाती दिखाई देती है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो है ऑल टाइम लो है। एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशो के अंदर पिछले 10 साल में तकरीबन 6% की डिक्लाइन दिखाई देती है। तो पाकिस्तान की इकॉनमी एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर है। अब बात यह है कि हम क्योंकि वल्नरेबल हैं, कोविड में भी हुआ, फ्लड्स भी आए, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा इकोनॉमिक रिवाइवल का प्लान अभी है नहीं कि हम जो हमारे तकरीबन जो 3 मिलियन बच्चे और बच्चियां जॉब मार्केट में आ रहे हैं, यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, कि उनको तो हमें 6 से 7% ग्रोथ में हम एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो हमें अपनी इकॉनमी का ढांचा बदलने की ज़रूरत है। ये ढांचा 250 मिलियन की पॉपुलेशन को ना सिर्फ सर्व नहीं कर पा रहा, बल्कि नेचर ऑफ इकॉनमी ऐसी है कि हमारी एक्सपोर्ट्स भी नहीं बढ़ रही। हमें विनर्स पिक करने हैं जहां हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज है। और ये साइकिल जब मनमोहन सिंह साहब ने हिंदुस्तान में भी शुरू किया था, इसको 15-20 साल लगते हैं, लेकिन वो सिम्त बनाने की जरूरत है जिनको हम अननेसेसरली अनकम्पेटिटिव सेक्टर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब टाइम आ गया है कि हम प्रोटेक्शन छोड़ दें। टाइम आ गया है कि हम और ऑल्टरनेट एनर्जी पे काम करें और अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करें, क्योंकि 10 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बाकी सारे स्ट्रक्चर्स भी बदलने वाले हैं। एग्जैक्टली बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन इकराम, एक और अहम मुद्दे पर बात करना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त यूट्यूब पर जिसका दिल करता है अपने नाम नेहाद सोर्सेज का इस्तेमाल करके बड़े बड़े क्लेम्स कर देता है। पाकिस्तान में खैर इस हवाले से कानून साजी हो या ना हो, उन ममालिक में जहाँ पर बैठ कर ये लोग झूठ फैलाते हैं पाकिस्तान के मुतल्लिक, पाकिस्तान के इदारों के मुतल्लिक, उन ममालिक में इन लोगों के गिर्द घेरा जो है वो तंग होना शुरू हो चुका है। और आगाज़ हुआ है आदिल राजा से। आदिल राजा की जो नाम नेहाद तहकीकाती सहाफ़त है, उसका बरतानवी अदालत में जनाजा उठा है और उसकी अपील जो है बरतानवी अदालत की तरफ से मुस्तरद की गई है। और कोर्ट ऑफ अपील जो है बरतानवी अदालत की, उसने कैमरे के सामने जो मुंह में आया वो बोलकर पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश करने वाले को झूठ बोलकर, झूठे सोर्सेज और ऐसे सोर्सेज जो एग्जिस्ट ही नहीं करते उनका हवाला देकर आदिल राजा जो है उस पर पेशावर झूठा होने की मोहर लगा दी है और इसकी अपील जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। बरसों से ये आदमी जो है ये अपने सोर्सेज और अंदर की खबरें और इनसाइड डिटेल्स का चूरन बेचता रहा। अदालत में इसके पास कोई जवाब नहीं था, जज ने सबूत मांगे, आदिल राजा के पास कोई जवाब नहीं था। बरतानवी अदालत ने आदिल राजा के जो इल्ज़ामात हैं उन्हें बेबुनियाद करार दिया। इसकी जो इंटेंट है, इसकी नीयत जो है, उसके ऊपर सवाल उठाया कि इसके इल्ज़ामात जितने भी थे, जितने ये क्लेम्स करता आया है, वो बदनीयती पर मबनी थे। और इसने फिर मजलूमियत और पॉलिटिकल इंतकाम, सियासी इंतकाम, पॉलिटिकल वेंडिटा का मौक़िफ़ भी अदालत के अंदर अपनाया, लेकिन वो इसका मौक़िफ़ भी अदालत के अंदर मुस्तरद हो गया। और अदालत से रुस्वा होने के साथ अब इस शख्स के ऊपर 3,50,000 पाउंड यानी तकरीबन 12 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज़ ये बनते हैं, इसका भारी जुर्माना भी आयद हुआ है। अदालती फैसले के बाद इसके अपील के इम्कानात जो हैं वो भी इंतहाई महदूद हो चुके हैं और अब इसके पास लीगल ऑप्शंस जो हैं वो भी बहुत कम है। इसमें मैसेज यही है कि सच बोलना चाहिए, झूठ जो है उसका सहारा लेकर अपने ही मुल्क को, अपने ही वतन को, अपनी ही सरजमीन को और उसके इदारों को कमज़ोर करने की जो मज़मूम कोशिशें हैं उनमें कभी ना कोई पहले नाकाम हुआ, ना आइंदा कोई नाकाम हो पाएगा। इसी के साथ मखदूम शहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।